तो दोस्तों राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं, जिसको नहीं पता है, ये जो वीडियो है बिहार एग्जाम्स को टारगेट करके, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मध्य निषेध जो एग्जाम होने वाला है, और भी जो बिहार के एग्जाम्स हैं, जिसमें कि बिहार में तो मेनली जीके जीएस का ही वेटेज रहता है। तो बिहार के किसी भी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है ना, अभी बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई का मेंस होने वाला है, बिहार सीजीएल होने वाला है, तो आप उन सभी के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण, मतलब कि काफी चीजें का आप लोगों का रिवीजन होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी पता चलेगा। अगर जो हमारे चैनल को फॉलो किया है और ये जो वीडियो का सीरीज है, ये जो फॉलो कर रहा होगा, उसको पता है कि कितना चीजें इसमें उसको मिलता है और रिवीजन होता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं बोलूंगा आप लोग से कि पहले एक दो क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो पसंद है तभी आगे आप लोग देखिएगा, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारतीय संविधान का भाग 5 का ए मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है। आप सभी को पता है भाग 5 के ए में मौलिक कर्तव्य है, ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो आप सभी को मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। तो आप लोग खुद से भी आंसर करने की ट्राई करिएगा, ठीक ना। पहले अपने खुद से करिएगा, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। अब देखिए इसके बारे में हम लोग, मेन चीज यही है, आप लोगों का इसका एनालिसिस जो देखिएगा ना, तो बाप तो एकदम गर्दा हो जाएगा, ठीक ना। आप लोगों का ऐसा एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। देखिए संविधान का भाग और अनुच्छेद, भाग 4 का ए, एक सेकेंड 5 का ए यहाँ पर ए, जो भाग 4 का ए होगा, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, मैं भी उस टाइम ध्यान नहीं दिया। तो देखो भाग 4 का ए में मौलिक कर्तव्य है, 4 का क भी इसको कहा जाता है, अनुच्छेद 51 का ए, इसमें अनुच्छेद 51 का ए है। और ये जो स्रोत है ये सोवियत संघ से लिया गया, यानी कि पहले रूस को यूएसएसआर कहा जाता था, आप सभी को पता होगा यूएसएसआर। और देखिए के संविधान से प्रेरित है। समिति, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह, काफी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो 42वां संशोधन 1976। इसके जरिए शुरुआत में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसमें से 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके जरिए 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है 11वां मौलिक कर्तव्य। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान संख्या अभी बताया मैंने, 11 कुल मौलिक कर्तव्य है। ये गैर न्यायोचित, यानी कि इसके उल्लंघन पर सीधे अदालत नहीं जा सकते। यानी कि ये जो होता है गैर न्यायोचित होता है, यानी कि नॉन जुडिशियल, यहाँ पर लिखा है जस्टिकेबल, नॉन जस्टिकेबल। क्यों? मतलब कि ये जो होता है सरकार अपनी मर्जी से प्रोवाइड करवाता है, ठीक ना। ये जो एक सेकेंड, यानी कि इसके उल्लंघन पर सीधे अदालत नहीं, हम उसका चले गए थे, क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व पर, ये वो चीज नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। यानी कि ये जो होता है एक, ये मौलिक कर्तव्य ये देश की जनता के लिए होता है, ठीक ना। तो यह संविधान में बताया गया है कि जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए सभी देशवासियों को। लेकिन अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसी के लिए बता रहा है कि सीधे आप क्या है कि अदालत नहीं जा सकते, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लागू होना, ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। ये किस पर लागू होते हैं, तो केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, विदेशियों पर नहीं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बर्मा समिति 1999, इस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए पहचान की थी। तो जो बर्मा समिति है ये कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने की पहचान की थी, ध्यान रखिएगा बर्मा समिति। तो बर्मा समिति भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सहकारी समितियों को बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां, 44वां, 97वां या फिर 73वां? तो ध्यान रखिएगा जो सहकारी समितियां है इसे 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 97वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग को देखना है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 1911, इस संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये 97वां संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 2011 में, ध्यान रखिएगा 2011 में, डेट पूछेगा तो। नया भाग संविधान में भाग 9 के बी या फिर 9 का ख जोड़ा गया, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। तो ध्यान रखिएगा इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में बी जोड़ा गया और
शीर्षक इसका क्या रहा? सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियां का अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सहकारी समितियां से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 जेड के एच से लेकर 243 जेड टी तक है, ठीक ना। अब देखिए मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) में, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, जिससे इन्हें बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। तो ध्यान रखिएगा ये मौलिक अधिकार के भी अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 1 के सी में। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 43 के बी में जोड़ा गया, जो राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो देखिए सहकारी समितियां भाग 9 में भी है और मौलिक अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। तो ध्यान रखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 43 बी में है और मौलिक अधिकार में 19(1)(c) में है, लेकिन भाग 9 के बी में 243 जेड एन से लेकर 243 जेड टी तक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि सबसे लंबी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है पवित्रता के आधार पर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हम लोग देख ही लेते हैं सभी दक्षिण भारत की नदियां। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, यानी कि पूर्व की ओर गिरने वाली नदियां, जो आप सभी को पता होगा दक्षिण भारत की नदियां है। एक तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इधर अरब सागर में गिरती है। तो अभी हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम लोग देखेंगे। तो ये नदियां डेल्टा बनाती है और लंबी होती है। तो ध्यान रखिएगा जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है ये डेल्टा बनाती है और अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी, जिसे कि ज्वारनद मुख कहा जाता है, ज्वारनद मुख कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए गोदावरी, गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, ठीक ना। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। इसका उद्गम ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। अब देखिए उसके बाद कृष्णा नदी, इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है और दूसरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा है। इसकी सहायक नदी है देखिए तुंगभद्रा, भीमा, कोयना। तो ध्यान रखिए कृष्णा नदी के जो है कि सहायक नदी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तुंगभद्रा, भीमा और कोयना किसकी है? तो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कौन? तो कृष्णा नदी। अब देखिए कावेरी, कावेरी जो है 800 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसको दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी है। इसका जल विवाद देखिए, कावेरी नदी पर जल विवाद भी है। किस किस के बीच? तो तमिलनाडु और तमिलनाडु के ऐसे क्या हो जाएगा? कर्नाटक कर्नाटक और केरला से, ठीक ना। तो इन लोगों के बीच क्या है कि जल विवाद भी है कावेरी नदी पर। अब देखिए पूछ लेगा कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी कर्नाटक से, ठीक ना। कर्नाटक के ऐसे कर्नाटक ही होगा ना, के ए, और इधर तो कुछ हो नहीं सकता। कर्नाटक, हाँ कर्नाटक ही होगा। चलो नेक्स्ट है महानदी। महानदी जो है कि 851 किलोमीटर है। महानदी 851 किलोमीटर है और इसी पर हीराकुंड बांध है। इसी पर हीराकुंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध इसी पर है, महानदी पर। और इसका उद्गम जो होता है सिहावा छत्तीसगढ़, सिहावा छत्तीसगढ़ में होता है, सिहावा छत्तीसगढ़। उसके बाद पेनार, पेनार नदी या बगई, पेनार या बैगई, ये छोटी नदियां, बैगई मदुरै के पास बहती है। बैगई जो नदी है ये मदुरै के पास बहती है। अब देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में यानी कि पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां, ये नदियां भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है, जैसे मैंने बताया। जैसे नर्मदा, नर्मदा जो है ये 1312 किलोमीटर है और यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा नर्मदा जो है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। तो उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात इसी पर है, ठीक, नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात है। और इसका उद्गम पूछ लेगा तो अमरकंटक एमपी, अमरकंटक मध्य प्रदेश, और यहीं से सोन नदी भी निकलता है। ध्यान रखिए अमरकंटक से सोन नदी निकलता है। उसके बाद है ताप्ती, ताप्ती जो है ये 724 किलोमीटर है, ये भी अरब सागर में गिरती है और नर्मदा के समानांतर बहती है। और इसका उद्गम पूछ लेगा तो मुल्ताई मध्य प्रदेश। ताप्ती कहां से इसका उद्गम होता है? तो मुल्ताई मध्य प्रदेश से। उसके बाद साबरमती या माही, साबरमती और माही, साबरमती और माही, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ध्यान रखिएगा कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पेरियार, यह केरल की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है। पेरियार ध्यान रखिएगा कहां की नदी है? तो केरल की है, पेरियार केरल की है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो सबसे उत्तर में है महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद पेनार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद बेगई। अपवाह तंत्र, इनका मार्ग सीधे और निश्चित होता है, हिमालय नदियां की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनके जो मार्ग है ये सीधा और निश्चित रहता है, लेकिन हिमालय नदियां जो है कि टेढ़ा मेढ़ा बहती है, हिमालय नदियां जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बहती है। उसके बाद है आयु, ये हिमालय नदियों से पुरानी है। ये सभी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये हिमालय नदी से पुरानी है।
दक्षिणी गंगा, हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। दक्षिणी गंगा ध्यान रखिए किसे कहा जाता है, गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो बताइए भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक ना। भारत के उपराष्ट्रपति को पद का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। उपराष्ट्रपति तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये इसका वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त रहता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति। और देखिए उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब उपराष्ट्रपति की योग्यता एवं चुनाव के बारे में हम लोग जानते हैं। तो योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। और राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता, यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए। और निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी मतदान करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पद्धति, अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान होता है। तो इसका उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक ना। ये क्या होता है कि प्राथमिकता के अनुसार पर होता है। जैसे मान लो 4 उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए हैं तो आप चारों को वोट करेंगे, ठीक ना। आप चारों को वोट करेंगे, लेकिन आप किसको 1 नंबर पे रखेंगे और किसको 2 नंबर पे, किसको 3 नंबर पे और किसको 4 नंबर पे, ऐसे देना होता है। तो जिसका सबसे ज्यादा नंबर 1 पे लोग रखें, मान लो ये राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं, तो जिस भी राष्ट्रपति जो पद के लिए खड़े होते हैं, तो जिस भी व्यक्ति को 1 नंबर सबसे ज्यादा लोग 1 नंबर पे रखते हैं तो वही उपराष्ट्रपति बनता है। तो ये चीज होता है एकल संक्रमणीय मत। और देखिए कार्यकाल और वेतन, पदभार ग्रहण करने से 5 वर्ष उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है शपथ, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और त्याग पत्र अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। वेतन, इन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, जो कि 4 लाख प्रति माह होता है। तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसका वेतन मिलता है जो कि 4 लाख होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए पद से हटाने की प्रक्रिया, तो राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, तो पद से हटाने के लिए क्या किया जाता है? तो राज्यसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, तभी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना आवश्यक, यानी कि ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या होता है कि सूचना देना जो आवश्यक है। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन है, जो कि 15वें उपराष्ट्रपति है। ध्यान रखिएगा, जो अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रपति हैं, ये 15वें क्रम के हैं और उन्होंने 12 सितंबर 2025 को कार्यभार ग्रहण किया है। 12 सितंबर 2025 को। तो चलिए उपराष्ट्रपति से आयोग के आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। उसके बाद भारत में व्यापक सिद्धांत किसने लागू किया था? भारत में व्यापक सिद्धांत किसने लागू किया था? कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी या फिर कैनिंग? तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में व्यापक सिद्धांत लागू किया था ये डलहौजी था। भारत में व्यापक सिद्धांत डलहौजी था। आइए अब हम लोग व्यापक सिद्धांत के बारे में जानते हैं, ठीक ना। व्यापक सिद्धांत क्या था? तो व्यापक का सिद्धांत यह डलहौजी के सबसे चर्चित नीति था। इसके तहत जिन राजाओं का कोई प्राकृतिक पुरुष अधिकारी नहीं था, उनके राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी कि इसमें क्या होता था, कोई पहले राज होते थे जहां पर कि उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रहता था। मान लो कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो व्यापक सिद्धांत के तहत उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था उस राज्य को, ठीक ना। यही व्यापक सिद्धांत था। तो देखिए इस नीति के तहत
कौन कौन राज्य को हड़पा गया था? तो सबसे पहले सतारा को 1848 में, ठीक है, सबसे पहले सतारा को 1848 में, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, और बघाट को 1850 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, उदयपुर को 1852 में, और झांसी को 1853 में। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले वाला तो इंपॉर्टेंट है, सतारा, सतारा को सबसे पहले, सतारा को सबसे पहले, और नागपुर को 1854 में, नागपुर को 1854 में। अब देखिए अवध हला इंपॉर्टेंट हो जाता है, अवध का विलय 1856 में होता है। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। अवध को पूछ लेता है कि कुशासन के आधार पर किस राज्य का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? तो अवध को, कब? तो 1856 में। अब देखिए डलहौजी के समय में जो चीजें हुई थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि डलहौजी के काल में ही भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था, रेलवे का शुरुआत हुआ था 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली यात्री ट्रेन 34 किलोमीटर जो चली थी, इन्हीं के समय चली, और इन्हें भारत रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है, ठीक है ना, जो कि मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी 34 किलोमीटर। टेलीग्राफ 1852, पहली बार टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुई डलहौजी के काल में, ठीक है ना। 1852 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत 1852 में हुई थी। डाक सुधार 1854, आधुनिक डाक प्रणाली और डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ। आधुनिक डाक प्रणाली और डाक टिकट का प्रचलन कब शुरू हुआ था? तो 1854 में, डलहौजी के काल में। शिक्षा 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में जो वुड्स डिस्पैच आया था वो डलहौजी के काल में ही आया था, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, एक अलग PWD यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। समाज सुधार 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। डलहौजी के काल में ही विद्यानंद जो सागर थे, उनके सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था डलहौजी के काल में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सिविल सेवा। सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के काल में हुआ था। सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के काल में हुआ था, इसी ध्यान रखिएगा। राजधानी, इसने क्या किया था? तो शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? तो डलहौजी ने। तो ये डलहौजी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज था, ये सब एग्जाम में पूछा है और पूछता है, तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को इस वीडियो में एग्जाम में पूछने वाला ही क्वेश्चन, पूछने वाला ही फैक्ट्स आप लोगों को मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरी वीडियो देखिए, और जितना भी वीडियो इससे पहले आया हुआ है सबको देखकर सारा चीज का रिविजन कर लीजिए। बाकी आप लोगों को जीके जी और इससे एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद SC और ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन से संबंधित है? तो अब देखिए SC और ST के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये बताना है। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, अनुच्छेद 338 और 338 के A। SC जो है अनुच्छेद 338 में है, और ST जो है अनुच्छेद 338 के A में है। अब देखिए SC और ST से रिलेटेड, एक सेकेंड, SC और ST, हाँ, SC और ST से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो देखिए अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता का अंत हम लोग SC ST में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पहले लोग SC ST से ये छुआछूत भेदभाव ऐसा रखते थे, तो इन लोगों के लिए ये अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 46 में SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 46 क्या है? तो SC ST के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है, ठीक ना, जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, नीति निर्धारण तत्वों के अंतर्गत। अनुच्छेद 330, इसमें लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 330 में क्या है? तो लोकसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण है। उसके बाद अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण, यानी कि ध्यान रखिएगा 330 में SC ST को लोकसभा में, और 332 में राज्य के विधान सभा में आरक्षण, यानी कि सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण का दावा, यानी कि भारत में जो सर्विसेज हैं और उनके पद की नियुक्तियां में आरक्षण का भी प्रावधान किसमें है? तो ये 335 में। ध्यान रखिएगा, ये सभी SC ST से रिलेटेड अनुच्छेद है, ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद 338, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC से संबंधित है, ठीक ना। और अनुच्छेद 338 के ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है, ठीक ना। इसे 79वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2003 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 89 है ना, 89वें संविधान संशोधन 89 संशोधन 2003 के तहत इसे जोड़ा गया था। उसके बाद अनुच्छेद 341-42 राष्ट्रपति द्वारा किसी जाति या जनजाति को SC ST घोषित करने का अधिकार है, ठीक ना। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति किसी जाति को क्या है कि ST, और 342 के तहत ST घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ध्यान रखिए, किसी भी जाति या जनजाति को SC और ST घोषित करने का अधिकार किसे है?
तो राष्ट्रपति को है, और 341 के तहत तो एससी घोषित कर सकते हैं, और 342 के तहत एसटी घोषित कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मेन चीज ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, छुआछूत के खिलाफ दंड, यानी कि नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 किससे संबंधित था, तो ये छुआछूत के खिलाफ दंड से संबंधित है, यानी कि जो छुआछूत करते हैं उनके खिलाफ दंड से संबंधित है, नागरिक सुरक्षा अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ सख्त सुरक्षा से संबंधित है, ठीक ना। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1889। पेशा एक्ट 1996, ये जनजातीय क्षेत्रों में, जो कि 5वीं अनुसूची में आता है, जनजातीय क्षेत्र ध्यान रखिए 5वीं अनुसूची से संबंधित है, में ग्राम सभाओं को स्वशासन की शक्ति, ग्राम सभाओं को स्वशासन की शक्ति, ये पेशा एक्ट 1996 में था। अब देखिए आरक्षण एवं संशोधन, 104वां संशोधन 2020, 104वां संशोधन 2020 में क्या हुआ था, तो लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया, ठीक ना। ध्यान रखिए 104वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 में ये जो लोकसभा और विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण है इसको 2030 तक बढ़ाया गया था, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोन्नति के में आरक्षण, अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 77वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक ना। किसी भी पद में का आरक्षण का प्रावधान 77वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। अब देखिए अनुसूची, ये जो एससी एसटी है ये 5वीं अनुसूची से संबंधित है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, हाँ 5वीं अनुसूची में क्या है, तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 5वीं अनुसूची, ठीक ना। 5वीं अनुसूची ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद 6ठी अनुसूची क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक ना। वही चीज है, हाँ देखिए अनुसूची 5 में क्या है, इसको छोड़ के ये चारों राज्यों को छोड़कर, और अनुसूची 6 में इन चारों राज्य के प्रशासन के, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान इसमें अनुसूची 6 में है, ठीक ना। अब देखिए जनगणना 2011, हाँ एससी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है, और सर्वाधिक एससी कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में है। एसटी कुल भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, एसटी कितने हैं, तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6%, और सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक एसटी कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। एसटी शून्य राज्य, देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई एसटी नहीं है, ठीक ना। एसटी ध्यान रखिएगा इन सभी राज्यों में नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है, अवसादी, अगण्य, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान है ये अगण्य चट्टान के उदाहरण है, अगण्य चट्टान, ठीक है ना, अगण्य चट्टान के उदाहरण है। अब देखिए अगण्य चट्टान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगण्य चट्टान, तो इसका निर्माण ज्वालामुखी में जो मैग्मा या लावा होता है उसके जमने से होता है। अगण्य चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा या लावा के जमने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। विशेषता, ये कठोर, रवेदार और जीवाश्म रहित, यानी कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ये कठोर होते हैं। उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और काली मिट्टी का स्रोत, बेसाल्ट जो है ये काली मिट्टी का स्रोत भी है। गैब्रो, ऑब्सिडियन, ये सभी क्या है कि अगण्य चट्टान का उदाहरण है, ठीक ना, अगण्य चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद इसमें देखिए सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि पाए जाते हैं। अगण्य चट्टान में क्या पाया जाता है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि पाया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अवसादी चट्टान, ठीक ना। अवसादी चट्टान क्या होता है, तो इसका निर्माण तलछटों के परतों में जमा होने से होता है, ठीक ना। इसका अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो जो नदियों द्वारा क्या होता है कि मलबा जब इकट्ठा होता है तो वही एक तलछट बनाता है, और उसी प्रकार क्या होता है कि चट्टान का निर्माण होता है, उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी कि नॉर्मल, ऐसे ध्यान रखिएगा कि नदियों द्वारा अवसाद मतलब जो वेस्ट चीज होता है, मलबा होता है, को इकट्ठा करने से जो चट्टान निर्मित होता है उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। विशेषता ये परतदार होते हैं। देखिए परतदार इसलिए होता है, जो नदी का आप लोग देखते होंगे जो मलबा आता है
उपरत जैसा वो अपना एक संरचना बनाता है और इसमें जीवाश्म में पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें हाँ अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन अगण्य चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किसमें मिलता है? तो अवसादी में मिलता है, ध्यान रखिए, अगण्य में नहीं मिलता है। उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सेल, ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और सेल। मेन आप लोग उदाहरण ध्यान रखिएगा, उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उदाहरण से ही ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। अब देखिए कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक ना। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान क्या है? तो ये अगण्य चट्टान और क्या है कि अवसादी चट्टान का जो बदलाव होता है, जो ये बदलाव कैसे होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगण्य और अवसादी चट्टान के बदलाव को ही क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टान कहा जाता है। जैसे देखिए, अत्यधिक ताप और दाब के कारण अगण्य या अवसादी चट्टानों के रूप बदलने से इसका निर्माण होता है, ठीक ना। तो अधिक तापमान और अधिक दाब के कारण अगण्य और अवसादी चट्टानों का रूपांतरित को ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, तो देखिए ग्रेनाइट से नीस बनता है, ठीक ना। नीस क्या है? कायांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट जो है अगण्य चट्टान है। उसके बाद चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है और इससे संगमरमर बनता है। उसके बाद बलुआ पत्थर, ये भी क्या है? अवसादी चट्टान है, इससे क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट चट्टान। कोयला, ये भी अवसादी चट्टान है, इसे ग्रेफाइट या हीरा बनता है। कोयला से ग्रेफाइट या हीरा बनता है। सेल, सेल जो है ये भी क्या है कि अवसादी चट्टान है और इसे स्लेट बनता है, ठीक ना, स्लेट है। अब देखिए, चट्टानों का अध्ययन पूछेगा तो पेट्रोलॉजी, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी, भूपर्पटी। पृथ्वी की ऊपरी सतह 95% भाग अगण्य चट्टान और कायांतरित चट्टानों से बना है, लेकिन सतह पर सबसे ज्यादा 75% अवसादी चट्टान फैली हुई है। क्या यहाँ पर ध्यान रखना है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है यहाँ 95% भाग अगण्य और कायांतरित चट्टान से बना है, लेकिन सतह पर सबसे ज्यादा, सतह पर जो देखिए ये पृथ्वी का ये जो परत हो गया ऊपरी परत, ठीक ना, यहाँ पर जो होता है अगण्य और कायांतरित चट्टान है, लेकिन इधर ऊपर, ठीक ना, ऊपर जो है ये ऊपर जो चट्टाने हैं ये जो है अवसादी चट्टान है, 75% अवसादी चट्टान है। तो ऐसे आप लोग समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद है कि बेसाल्ट, इसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट जो चट्टान है इसके टूटने से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक ना। ये बेसाल्ट जो है अगण्य चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, चेम्सफोर्ड, कर्जन या फिर रिपन? तो ध्यान रखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था ये चेम्सफोर्ड था, ठीक ना, चेम्सफोर्ड था। आइए अब हम लोग चेम्सफोर्ड ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। मुख्य अपराधी जनरल डायर, जिसने गोली चलवाई, और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था माइकल ओडायर था, ठीक ना। तो गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? आप सभी को पता ही होगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में, जो कि एक सभा का आयोजन किया गया था जहां पर कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। किस लिए? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। तो ये जनरल डायर को पता चलता है, तो ये अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनको जाकर गोली मार दो। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर दिया था। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ओ डायर था, यानी कि जो जैसे कि कमिश्नर जो होता है ना सेना का हेड, तो वो कौन था? ये ओ डायर था, ठीक ना, ओ डायर था। तो आदेश दिया था जनरल डायर, लेकिन वहां पर गोली चलवाया था ओ डायर। घटना का कारण, ठीक ना, रॉलेट एक्ट 2019, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता है, ठीक ना। रॉलेट एक्ट 2019 में आया था, जिसे कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। तो इसी के विरोध में ये सभा का आयोजन हुआ था। गिरफ्तारी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसली की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो जब इसी के विरोध में विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसली, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो उनके विरोध में ये शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो उसके बाद ये घटना हो जाती है। प्रमुख प्रतिक्रियाएं और पुरस्कार वापसी, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या हुआ था कि ये त्याग दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि भी वापस की। और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। शंकर नायर था, ये वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने कौन सी उपाधि त्यागी थी और किसने इस्तीफा दिया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जांच समितियां, हंटर आयोग, ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए हंटर आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसमें 3 भारतीय सदस्य भी थे और इसने जनरल डायर के कृत्य को केवल कर्तव्य की भूल बताया। तो ये जो हंटर आयोग था, इसने जनरल डायर के कृत्य को क्या बताया? तो कर्तव्य का भूल बताया।
तहकीकात कमेटी का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया था, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित। इसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी थे। तो देखिए इसी घटना को जांच के लिए कांग्रेस द्वारा तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और इसमें गांधी जी और मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए हंसराज, यह व्यक्ति जिसने सभा में जनरल डायर की सहयोग किया था, और देखिए यही जो व्यक्ति था हंसराज, ये अंग्रेजों को बताया था कि यहाँ पर सभा हो रहा है। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पर आकर गोली चलाए थे। उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं। उधम सिंह क्या है कि शपथ ले लेते हैं कि जब तक मैं माइकल ओडायर को मार नहीं देता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ये 1940 में लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं। तो सलाम है इस वीर को जिसने अपने देश के लिए इतना और इनको पता है आप लोगों को फांसी दे दी गई थी। सोचिए ये मतलब कि इनकी मानसिकता क्या रही होगी, कितने ये बहादुर थे। इन्होंने सोच लिया था कि मैंने माइकल ओडायर को हत्या करना है तो करना है, और ये लंदन जाकर हत्या करते हैं। तो भाई सलाम है इनको। तो शहीद कुआं, बाग के अंदर स्थित वह कुआं जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूदे थे। तो जब गोलियां चल रही थी तो वही जो एक कुआं था उसमें काफी लोग क्या हुआ था कि कूद गए थे, उसे शहीद कुआं कहा जाता है, ठीक ना। तो बताओ ये दरिंदों ने क्या क्या हम लोग के भारत में किया है। सच में आप लोगों को मतलब मैं बताऊं ना, हम इतिहास अब जीके जीएस तो पढ़ाते हैं, लेकिन इन सारी घटना ये सारी चीजों जिसमें कि अंग्रेज मुगल को पढ़ना है, मतलब सच में यार पढ़ के गुस्सा आता है, ठीक ना। और पढ़ाने का मन नहीं करता है। इन लोगों के बारे में क्यों पढ़े हम, मतलब इन लोगों को बार बार हम क्यों बोले, जो हमारे देश लूटे, हमारे देश में आकर राज किए, और हम अपने ही देश के लोग अपने ही जमीन पे गुलाम थे। और बताओ ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ना पड़ता है, मतलब इससे बुरा चीज क्या हो सकता है। सच में यार पढ़ के एकदम से दिमाग जो है ना खून खोल जाता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा किन धातुओं को मिश्र धातु, अच्छा कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है, यानी कि कांसा में कौन कौन धातु को मिश्रित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा तांबा और टीन को, ठीक ना। तांबा और टीन को मिलाने के बाद कांसा बनता है, ठीक ना। तांबा और टीन को मिलाने के बाद। अब देखिए जितने भी मिश्र धातुएं हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि काफी पूछा जाता है मिश्र धातु। तो देखिए पीतल कैसे बनता है, तो तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता पीतल, तांबा और जस्ता पीतल। कांसा तांबा और टीन, कांसा तांबा और टीन। स्टेनलेस स्टील लोहा और क्रोमियम और निकेल, लोहा क्रोमियम और निकेल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है जर्मन सिल्वर। तांबा जस्ता और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है, और इसमें सिल्वर 0% होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन घुमा भी सकता है एग्जामिनर। तो जर्मन सिल्वर में ध्यान रखिएगा सिल्वर 0% होता है, ठीक ना। सिल्वर जैसे एक होता है स्टार फिश मछली नाम सुनेंगे, वो क्या है कि मछली नहीं है, ठीक ना। तो इसी प्रकार ये भी जो जर्मन सिल्वर है ये सिल्वर नहीं है, इसमें 0% सिल्वर होता है। सोल्डर सीसा प्लस टीन, सोल्डर में क्या होता है सीसा प्लस टीन होता है। गन मेटल तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, गन मेटल में क्या होता है तांबा जस्ता और टीन होता है। गन मेटल में तांबा जस्ता और टीन होता है। अमलगम में पारा अन्य धातु जैसे लोहा मरकरी, क्या है लोहा मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है, यानी कि लोहा जो है मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम पारा प्लस अन्य धातु कोई भी हो सकता है, लेकिन ये लोहा नहीं हो सकता, ठीक ना। पारा के साथ लोहा नहीं हो सकता, अन्य कोई भी धातु हो सकता है। रोल गोल्ड जो आभूषण का यूज करती है महिलाएं सब, रोल गोल्ड वो जो बनता है तांबा और एल्युमिनियम का बनता है, ठीक है ना। तांबा और एल्युमिनियम ध्यान रखिएगा आप लोग, तांबा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी। न्यूटन, माइकल फैराडे, वोल्टा, ओम। तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाए माइकल फैराडे। तो आइए हम लोग इसका एनालिसिस देखते हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो जब किसी कुंडली, ठीक है ना, जब किसी कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है तो उसमें बिजली पैदा होती है, और इसी प्रक्रिया को EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और इसकी खोज माइकल फैराडे ने 1831 में की थी। तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने कब की थी, तो 1831 में की थी, 1831 में की थी। अब देखिए उसके बाद फैराडे का नियम, फैराडे ने जो नियम दिया था वो है पैदा हुई बिजली चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के दर के बराबर होता है। तो जो बिजली पैदा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के दर के बराबर होता है। लेंज नियम पैदा हुई बिजली हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह पैदा हुई है, और यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है।
तो देखिए लेंस का नियम क्या कहता है, तो जो बिजली पैदा हुई होती है तो पैदा हुई बिजली हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह पैदा हुई है। बताए जो बिजली है जिससे पैदा होती है उसी का विरोध करती है, ठीक ना। और इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम ये भी इससे संबंधित है। इसका उपयोग पैदा हुई बिजली की दिशा जानने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता है ये धारा की दिशा की जांच के लिए हम लोग किस नियम का प्रयोग करते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक ना। धारा के दिशा को पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय जिसका नाम है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1857, 1885, 1905 या फिर 1916। तो ध्यान रखिएगा ये जो स्थापित हुआ था 1857 में हुआ था, ठीक ना। 1857 में पहली बार आधुनिक विश्वविद्यालय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना हुआ था। और देखिए और भी जो प्रमुख विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक वर्ष और स्थान देख लेते हैं। चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप लोग ध्यान रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय, इसकी जो स्थापना हुआ था 1916 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। कहां पर हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहां पर, वाराणसी में हुआ था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान द्वारा इसकी स्थापना किया गया था 1875 में, 1875 में, और ये अलीगढ़ में। उसके बाद शांति निकेतन, शांति निकेतन विश्व भारती का स्थापना जो किए थे ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे 1921 में। 1921 में कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, पश्चिम बंगाल में किए थे। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना मोहम्मद अली जौहर और जाकिर हुसैन ने किए थे 1920 में दिल्ली में। उसके बाद है SNDT महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना धोड़ो केशव कर्वे ने 1916 में मुंबई में किए थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होम जहांगीर भाभा ने 1945 में किए थे मुंबई में। अब देखिए मैं एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना ये बेलेजली द्वारा करवाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। बेलेजली के काल में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कराया गया था 1800 ईस्वी में, ठीक है, 1800 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1817 में, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और एडवर्ड हाइड ईस्ट द्वारा, ठीक ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना कौन किए थे, तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और एडवर्ड हाइड ईस्ट। कहां पर, तो कलकत्ता में, ठीक ना, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में। उसके बाद वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। संस्कृत कॉलेज का स्थापना 1791 में हुआ था जोनाथन डंकन, और जो कि वाराणसी में है। ये संस्कृत कॉलेज कहां पर है, तो वाराणसी में। कौन स्थापना किया था, तो जोनाथन डंकन ने 1791 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, वर्तमान में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं अक्टूबर 2023 तक। देखिए अक्टूबर 2023 तक के हिसाब से बताना है। ध्यान रखिए अक्टूबर 2023 तक कुल जो महारत्न कंपनियां हैं 13 है, ठीक ना। कुल महारत्न कंपनियां 13, लेकिन वर्तमान में जो है कि आई थिंक 14 है, ठीक ना। लेकिन 2023 तक, अच्छा वर्तमान में भी 13 ही है, ठीक ना, वर्तमान में भी 13 ही है, वर्तमान में भी 13 ही है। 13वीं कंपनी ऑल इंडिया लिमिटेड है, ठीक ना। तो लास्ट वाला पूछ लेता है, 13वीं जो कंपनी है ये ऑल इंडिया लिमिटेड कंपनी। सबसे पुरानी कौन है, तो सबसे पुरानी भेल, पहली कौन है, तो भेल, पहली और लास्ट वाला ध्यान रखिएगा, पहली भेल है। और उसके बाद गेल, ONGC जैसी कंपनियां शुरुआत में लिस्ट में है। पावर सेक्टर की नई कंपनियां, पावर सेक्टर की नई कंपनियां, तो देखिए 11वीं जो है PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 12वीं कौन है, REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक ना। 11वीं PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 12वीं REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। निवेश की छूट, महारत्न कंपनियां सरकार से बिना पूछे 5000 करोड़ तक निवेश कर सकती है। तो जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला होता है वो सरकार से बिना पूछे 5000 करोड़ तक का निवेश कर सकती है। दर्जा कौन देता है, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ये दर्जा देता है, ठीक ना। महारत्न कंपनी का दर्जा कौन देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब देखिए एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम जिनका हेडक्वार्टर अक्सर पूछते हैं, देखिए NTPC, सेल, गेल, ONGC और IOCL, ये सभी का मुख्यालय जो है दिल्ली में है, ये सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। सिर्फ BPCL और HPCL का मुंबई में।
देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, जिसका हेड क्वार्टर पूछ लेता है, ठीक है। तो एनटीपीसी, सेल, गेल, ओएनजीसी, आईओसीएल ये सभी इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन बीपीसीएल, एचपीसीएल का मुंबई में है। तो हेड क्वार्टर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि आधुनिक मैसूर का निर्माता और कृष्णराज वाडियर फोर का दीवान किसे माना जाता है? आधुनिक मैसूर का निर्माता और कृष्ण राज वाडिया फोर का दीवान किसे माना जाता है? टीपू सुल्तान, हैदर अली, एस में विश्वेश्वरैया, राजा राम मोहन राय। तो ध्यान रखिएगा, मैसूर शहर का निर्माता जो माना जाता है ये एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। आधुनिक मैसूर शहर का निर्माता एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अब देखिए एम विश्वेश्वरैया को आधुनिक मैसूर का जनक माना जाता है। 1912 से 18 तक ये मैसूर के दीवान रहे थे। कौन? एम विश्वेश्वरैया। 1912 से लेकर 1918 तक मैसूर के दीवान रहे थे। उनके समय में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण हुआ था। इन्हीं के समय में क्या हुआ था? तो कृष्णराज सागर बांध का निर्माण हुआ था। और भारत में उनके जन्मदिन कब हुआ था? तो 15 सितंबर को इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर इंजीनियर डे मनाया जाता है? एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। कब? तो 15 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 15 सितंबर को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1912, 1914, 1918, 1939। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी ये 1914 में हुई थी, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में। कब तक चली थी? तो 1918 में। और दूसरी विश्व युद्ध 1939 में। चलिए इसका एनालिसिस, तो चलिए इसका हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था। कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या माना जाता है? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। गुट देखिए, तो ये दो राष्ट्र में ये युद्ध चल रहा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए नेतृत्व कर रहे थे, और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ध्यान रखिएगा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और यूएसए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। संधि वर्साई की संधि 1919 द्वारा समाप्त। देखिए वर्साई की संधि 1919 द्वारा ये समाप्त होता है, और जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। इस संधि के तहत जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। परिणाम लीग ऑफ नेशन का स्थापना होता है, ठीक ना। लीग ऑफ नेशन का भी स्थापना हो जाता है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 तक चला था। कारण जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या माना जाता है? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अब इसमें देखिए मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन, यूएसएसआर यानी कि रूस और फ्रांस थे, और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान, ठीक ना। तो ये मेन जो कंट्री है इसको ध्यान रखना है। सेकंड द्वितीय युद्ध में, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस, और धुरी राष्ट्र की तरफ से जर्मनी, इटली और जापान। अब देखिए परमाणु हमला द्वितीय विश्व युद्ध में आप सभी को पता होगा कि हुआ था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त को परमाणु बम फेंक देता है, और नागासाकी पर 14 अगस्त को बम गिराया था। उसके बाद परिणाम संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और शीत युद्ध की शुरुआत भी हो जाती है। इसके परिणाम में शीत युद्ध की शुरुआत शुरू हो जाती है, और यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होता है? तो 1945 में 24 अक्टूबर को। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में टैंक और गैस की पहली बार बड़ा प्रयोग हुआ, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? बंबई, लाहौर, दिल्ली या फिर कलकत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों को मैं बता दूं, बंबई, ठीक ना। आर्य समाज की स्थापना बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अब देखिए जितने भी सोसाइटी और संस्था है उनका हम लोग देख लेते हैं, कौन स्थापना किया था और कहाँ किया था। जैसे ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक ना। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में। प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे भी इससे जुड़े थे। एमजी रानाडे भी इससे जुड़े थे प्रार्थना समाज से। रामकृष्ण मिशन 1897, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे में। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्काउट द्वारा न्यूयॉर्क अडायर में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने। वहाबी आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद राय बरेली ने। अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या फिर 10 दिसंबर। तो ध्यान रखिए विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय सभी दिवस देखेंगे, ठीक ना। दिवस की बात आई है तो हम लोग सभी अंतरराष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। उसके बाद 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक या मजदूर दिवस 1 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट दिवस है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी है 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जयंती पर। और देखिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हो ची मिन किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे? हो ची मिन जो थे ये किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या फिर थाईलैंड। तो जो हो ची मिन थे ये वियतनाम के क्रांतिकारी नेता थे, वियतनाम के। अब देखिए हो ची मिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो हो ची मिन ये वियतनाम के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता थे, ठीक ना। हो ची मिन वियतनाम के सबसे प्रमुख क्रांतिकारी एवं कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। तो फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। उन्हें वियतनाम का राष्ट्रपिता या अंकल हो कहा जाता है, ठीक ना। वियतनाम के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो हो ची मिन को। वियतनाम के सबसे बड़े शहर सैगोन, सैगोन का नाम बदलकर उन्हीं के सम्मान में हो ची मिन सिटी रखा गया है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर जो जिसका नाम था सैगोन, उसका नाम बदलकर हो ची मिन सिटी को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर या फिर जमुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय, ठीक ना। कांवर झील पक्षी अभयारण्य जो है ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में। अब देखिए एशिया की सबसे, हाँ सभी झील के बारे में हम लोग जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील जो है ये कांवर झील को एशिया का सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक माना जाता है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील पूछेगा तो कौन हो जाएगा? ये कांवर झील हो जाएगा। और देखिए बिहार का रामसर साइट, तो यह बिहार का पहली और एकमात्र रामसर साइट भी है। कौन? तो कांवर झील। यह बिहार का पहली और एकमात्र रामसर साइट भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यह सर्दियों के में मध्य एशिया में सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो प्रवासी पक्षी का मतलब आप लोग को पता है दूसरे जगह पे पक्षी रहते हैं और सर्दियों में मध्य एशिया से बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं पक्षी। उसके बाद प्रमुख वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, बिहार के प्रमुख वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य अब हम लोग देखेंगे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि पश्चिम बंगाल में है और यह टाइगर रिजर्व भी है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, पश्चिम बंगाल में है और यह टाइगर रिजर्व भी है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, उत्तर भारत की सबसे बड़ा पक्षी बिहार है। भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है और यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। कैमूर अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य रोहतास और कैमूर, कैमूर जो अभ्यारण्य है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और यह रोहतास और कैमूर में है। पंत जो है, पंत राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये राजगीर में है और ये नालंदा के राजगीर में है, ठीक ना, नालंदा के राजगीर में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रसिद्ध यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रजाक जो है ये किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय।
तो अब्दुल रजाक जो आया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ध्यान रखिएगा, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब्दुल रजाक जो है ये फारस का यात्री था, अब्दुल रजाक फारस का यात्री था। इसने विजयनगर की भव्यता का वर्णन करते हुए कहा कि दुनिया में एकलौता इसके जैसा दूसरा शहर ना अनोखा देखा और ना ही कानों से सुना, यानी कि ये विजयनगर के भव्यता का वर्णन किया था। अन्य प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कांटी, ये इटली का यात्री था और यह देवराय प्रथम के काल में आया था, विजयनगर में ये देवराय प्रथम के काल में आया था। उसके बाद डोमिंगो पायस और बारबोसा, डोमिंगो पायस और बारबोसा ये पुर्तगाल के यात्री था और ये कृष्ण देवराय के काल में विजयनगर आया था। नूनीज जो था ये पुर्तगाल का यात्री था और ये अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये सब विजयनगर आने वाले प्रसिद्ध यात्री हैं, तो आप लोग विदेशी यात्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि टीका रोग किस फसल से संबंधित है? टीका रोग किस रोग से फसल से संबंधित है? धान, बाजरा, मूंगफली या गन्ना? बताइए टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली, ठीक है ना, सही आंसर हो जाएगा मूंगफली। टीका रोग मूंगफली से संबंधित है। देखिए यह रोग कवक के कारण होता है, यह जो रोग है कवक के कारण होता है प्रभाव। इसमें मूंगफली के पत्तों पर गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जिसमें फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो क्या होता है, तो मूंगफली के पत्तों में गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जिससे पैदावार कम हो जाते हैं। अन्य प्रमुख रोग, देखिए धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। गन्ना में रेड रॉट रोग होता है और बाजरा जो रोग है, बाजरा में जो होता है एर्गोट रोग, बाजरा में एर्गोट रोग होता है। तो ये प्रमुख रोग है, जो धान वाला तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, गन्ना वाला भी, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर बहती हुई गंगा में मिलती है? तो बिहार की कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा की ओर बहती हुई किसमें मिलती है? तो गंगा में मिलती है। तो इसका सही आंसर देखिए यहाँ पर है सोन नदी है, ठीक है। सोन नदी जो है ये उत्तर से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। अब देखिए सोन नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोन नदी यह एक अपवाद, यानी कि दक्षिण से उत्तर। बिहार की अधिकांश नदियां उत्तर हिमालय से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन सोन नदी दक्षिण पठारी भाग से उत्तर की ओर बहती है। यानी कि जो बिहार की अधिकांश नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन सोन एकमात्र नदी है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहता है। उद्गम, इसका उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश का अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक के पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश में। प्रवेश, यह रोहतास जिले के पास बिहार में प्रवेश करता है, तो ध्यान रखिएगा यह बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करता है। संगम, पटना के पास मनेर में यह गंगा नदी में मिल जाता है। तो कहां पर गंगा नदी में मिलता है? तो मनेर में। महत्व, यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणावर्ती नदी है जिसका उपयोग सिंचाई के लिए व्यापक रूप से